हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने पहले की वीडियोस में जैसे कि जो लाइव क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन है वो करके आपको दिखा चुका हूँ। तो मैंने ऑलरेडी 2021, 2022 एंड 2023 के आई गेस मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रियल टाइम जीएस के बताएं। क्योंकि अभी जीएस हमारा जो प्रीलिम एग्ज़ाम है वो काफ़ी पास है हमारा। तो आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा आपको लास्ट के जो 15 डेज़ बचे हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो आपके जो आने वाले 15-16 डेज़ हैं वो आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ एंड फिर आप कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम में अपीयर कर पाओ। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो बनाने का। और इसके साथ मैं फिर सेकंड स्लाइड में मैं सीसैट कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सीसैट का पेपर देना है वो थोड़ा डिस्कस करूँगा। जो मैंने लर्निंग्स सीखी हैं अपने अटेम्प्ट से और कैसे मैंने हर बार सीसैट को टैकल किया है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ सीसैट में, बट स्टिल आई कुड मैनेज टू क्लियर इट विद सफिशिएंट मार्जिन। सो मैं अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी बताऊँगी कैसे मैं सीसैट का पेपर अटेम्प्ट करता था, कौन से सेक्शन में ज़्यादा देता था ध्यान, कौन से में कम, ये मैं आपको बताऊँगा। सो अभी लास्ट 15 डेज़ में मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू रिवाइज़। मैं बोलूँगा रिवाइज़ एंड रिवाइज़। आपको जितना हो सके बार बार रिवीजन करना है। अभी नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू रीड एनीथिंग न्यू एंड आई वुड सजेस्ट न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, ये सब आप अभी छोड़ सकते हो। न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अगर करंट अफेयर रिवाइज़ करना है पुराना तो वो कर सकते हो, बट नो नीड टू रीड एनीथिंग न्यू। ना ही स्टार्टिंग में कुछ नया पढ़ना है, ना ही करंट अफेयर्स में कुछ नया पढ़ना है। आपको जो आज तक आप पढ़ चुके हो, इनफैक्ट ये लास्ट के 1 महीने में ये ट्रू है, बट स्टिल आप अब तक भी थोड़ा कुछ कवर कर रहे हो, नया पढ़ रहे हो तो स्टिल इट्स ओके। बट अभी लास्ट के 15 डेज़ में बिल्कुल भी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और आपका जो छूट चुका है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि एनीवेज जो आपने मटेरियल छोड़ा है उसमें से बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 50% सिलेबस छोड़ दिया है। जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है वो अब तक काफ़ी कुछ पढ़ाई कर चुका होता है, वो काफ़ी प्रैक्टिस टेस्ट दे चुका होता है। सो आप हमारी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो चुकी होती है, प्रोवाइडेड यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट। सो इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट एंड अगर आपने सीरियस प्रिपरेशन की है पिछले 1 साल से या 9-10 महीने से, या फिर आपने सिर्फ प्रीलिम डेडिकेटेड पढ़ाई भी की है पिछले 4-5 महीने में, तो 4-5 महीने काफ़ी सफिशिएंट रहते हैं अच्छे से नॉलेज गेन करने के लिए टू क्लियर दिस प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो लास्ट के 15 डेज़ में आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करेंगे जो आपने आज तक पढ़ा हुआ है, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। इस रिवीजन के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं क्या करता था कि मैं मेरे जो लास्ट के 15 डेज़, 20 डेज़ या 25 डेज़ या आप मान सकते हो 1 मंथ जो रहता था लास्ट का, मैं वो डेज़ डिवाइड कर लेता था सब्जेक्ट वाइज कि मैं ये 3 दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, ये 2 दिन में जोग्राफी पढ़ूंगा, ये 3 दिन में मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा, सो एन एंड सो फोर्थ। ऐसे में जो मेरे डेज़ होते थे मैं उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेता था। एंड उसके बाद मैं क्या करता था, जो ऐसे टॉपिक्स या फिर जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हाई यील्डिंग हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करता था। जैसे इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ता था। ज्योग्राफी है, हमारा पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये जो है ये हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था। जैसे हमारा मैप्स हैं, मैपिंग पे आप ध्यान दे सकते हो। तो ये जो लास्ट के 15 डेज़ हैं मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप एक वीक आप ऐसे जो टॉपिक्स हैं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनको दे सकते हो, उनको बार बार रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद और इसमें भी अगर आप देखोगे तो हमारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ने होते हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी होती है। एंड कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, जिसमें हमें रटना होता है बहुत सारे फैक्ट्स एंड जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो याद करने होते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें कुछ फैक्चुअल कुछ नहीं है, वो सिर्फ याद करना है आपको, तो उसको आपको मगअप करने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है। हमारी पॉलिटी है, उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का नहीं होता है। एक बार आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई अबाउट सम ऑफ द बेसिक टर्म्स मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर दैट आपको सिर्फ जो उनके आर्टिकल्स हैं और रादर जो हमारी लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें दी हुई हैं वो उनको ऐसे के ऐसे रटना होता है और फिर उसके बेसिस पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं आप उनको अभी पढ़ सकते हो नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में। और जो बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो फैक्चुअल जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, इनको आप लेटर डेज़ के लिए रख सकते हो 1 वीक बिफोर। तो अभी के लिए आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। जैसे आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको अभी रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपको एंड में ये डर नहीं होगा, ये पैनिक नहीं होगा कि एग्ज़ाम के
3 या 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे यार जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो मैंने रिवाइज नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरिया में से अगर कोई क्वेश्चन आए तो मिस हो जाएगा मुझसे, मैंने वो तो रिवाइज नहीं किया, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले होते हैं वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी उनको रिवाइज कीजिए। लास्ट के 1 वीक में आप ऐसा रख सकते हैं जितने भी फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी है, या फिर पॉलिटी के सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना तो आप टॉपिक वाइज भी जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं यूपीएससी के, जो हमने पीवाईक्यू के एनालिसिस में आपने अब तक रियलाइज़ कर लिया होगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के, जैसे जो हमारे जितने भी जो मूवमेंट हुए थे, ये जितने भी एक्ट आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये जितने भी एक्ट आए थे, ये काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर हम ये जस्ट एग्ज़ाम के 1 वीक पहले पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो याद रहेंगे ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम। तो आप ऐसा कर सकते हो, अभी के जो नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ हैं आप जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ सकते हो, और जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ सकते हो। लास्ट 1 वीक में फैक्चुअल सब्जेक्ट्स और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं हर सब्जेक्ट में से आप उनको रिवाइज कर सकते हो। देन मैपिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेली मैप्स, अगर आपके जो आपने मैपिंग जो मैप्स बना रखे होंगे, मैंने अपने खुद के मैप्स बना रखे थे नोट्स में मेरे, तो आप मैप्स को रोज़ आधा घंटा भी नहीं लगता मेरे हिसाब से, बट अगर आपको आधा घंटा भी लग रहा है, 45 मिनट्स भी लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ आप उनको एक बार देखते जाइए, रिवाइज कर, जस्ट स्किम थ्रू दोज पेजेस, तो आपको वो चीज़ें बार बार दिखती रहेंगी। तो दिल बी वेरी हाई चांसेस कि अगर आपके मटीरियल में से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप उसको कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर पाएंगे। नाउ इसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं लगानी है। मैक्स टू मैक्स आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में आप 1 या 2 या मैक्सिमम 3 फुल लेंथ टेस्ट, अगर आपने अब तक बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो। नहीं तो आपको टेस्ट सीरीज़ को अभी लास्ट के 15 दिन में बिल्कुल लास्ट के 10 डेज़ में तो बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व नहीं करना है। उससे अगर आपका स्कोर कम आ गया तो अननेसेसरली आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आज अब तक आप जो स्कोर कर रहे हो वो उसको वही मान के चलिए, एंड कोई भी नया टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फुल लेंथ टेस्ट, ना ही सेक्शनल टेस्ट। आपको टेस्ट सीरीज़ को हाथ लगाना ही नहीं है, एंड के 10 दिनों में तो बिल्कुल नहीं लगाना है, एंड हो सके तो 15 डेज़ पहले आप छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन अब से आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब तक आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस कर चुके होगे ऑलरेडी, मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप यू कैन जस्ट गो थ्रू पीवाईक्यूज़, एंड कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। तो अभी के लिए सिर्फ आपको पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं, या फिर आपने पीवाईक्यूज़ का जो एनालिसिस होगा वो देखना है तो उनको रिवाइज कीजिए, कोई टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सी सैट के बारे में अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो रोज़ आप आधा घंटा सी सैट के लिए दे सकते हैं, आधा घंटा या 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा सी सैट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अब तक जैसा कि सी सैट पिछली बार हुआ था, जो डेवास्टेशन सी सैट ने किया था, तो आई एम कंसिडरिंग कि इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट तो आपने सी सैट की प्रिपरेशन अब तक कर चुकी होगी। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको जीएस पे फोकस करना है, सी सैट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम सी सैट सॉल्व करने का नहीं है। अब तक आपको इतनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेनी चाहिए थी कि आप सी सैट कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएँ और क्लियर कर पाएँ, स्पेशली जब कि लास्ट ईयर लोगों के साथ क्या हुआ है वो हमने क्लियरली देख चुके हैं। सो अगर फिर भी आपको लगता है, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो और आपको कॉन्फिडेंट हो तो आप सी सैट छोड़ सकते हो अभी। लेकिन अगर आप थोड़े भी अंडर कॉन्फिडेंट हो और आपको लग रहा है कि नहीं, आप मेरे को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तो आप सी सैट की प्रैक्टिस कर सकते हो। सी सैट में आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, मैथमेटिक्स के, लॉजिकल रीजनिंग के, एंड जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करते जाइए, और रोज़ आधा घंटा दिया तो ये दैट विल बी मोर देन इनफ। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा टाइम अभी सी सैट को देना चाहिए। नेक्स्ट, मैं ये मानता हूँ कि ये जो पीरियड है, एंड के जो 15-16 डेज़ या रैदर 20-25 डेज़ होते हैं, वो एकदम गोल्डन पीरियड होता है। इसमें हमारा जो एफिशिएंसी रहती है एकदम हाईएस्ट रहती है, हम एकदम फुल जोश में रहते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस, मेरे हिसाब से अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से किया है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। अगर आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की है, उसमें आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता है। एंड नहीं रहता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं एंड इफ़ यू पुट इन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इन योर प्रिपरेशन, देन यू शुड फील कॉन्फिडेंट। आपको अपने प्रिपरेशन पे भरोसा दिखाना है, बी कॉन्फिडेंट, एंड इस टाइम मैक्सिमम आपको एफर्ट डालना है। आप जितने ज़्यादा घंटे हो सके उतने ज़्यादा घंटे पढ़िए।
12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने एंड के दिनों में 14 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई नहीं की। मैं खुद पर्सनली 14 आवर्स नहीं पढ़ता था, मैक्सिमम मैं 12 आवर्स पढ़ता था, लेकिन मैं 12 आवर्स पढ़ता था, स्पेशली एंड के दिनों में तो ज़रूर पढ़ता था। तो मैंने कभी खुद 14-16 आवर्स पढ़ाई नहीं की, लेकिन 12 आवर्स ज़रूर की है, स्पेशली एंड के दिनों में। तो अगर आप इस टाइम पे अगर आपकी कैपेसिटी है ज़्यादा आवर्स देने की, तो आप ज़रूर दीजिए, मैक्सिमम दीजिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बर्नआउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आप अपने आवर्स 10 to 11 आवर्स to 12 आवर्स रख सकते हैं। लेकिन अगर आप विदाउट एनी स्ट्रेस के अगर आप नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ा सकते हो तो आप बढ़ाइए। ये टाइम है आपको अपने मैक्सिमम एफर्ट डालने का। उसके बाद एक बार प्रीलिम का एग्ज़ाम देने के बाद आप 1 हफ्ते का रेस्ट लीजिए, और उसके बाद इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग प्रीलिम्स, तो आप 1 हफ्ते का रेस्ट लेके देन यू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। लेकिन ये टाइम है जब आपको मैक्सिमम एफर्ट देना है। ये दिस इज़ नॉट द टाइम टू रिलैक्स। यहाँ पे आपको लैक्स नहीं हो जाना है कि ऐसा कि आपने अब तक बहुत पूरी मेहनत की, लेकिन एकदम से आप प्रीलिम का एग्ज़ाम पास आ गया तो अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, घबरा गए, उसके बाद आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। लास्ट के 15 डेज़ में एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपने प्रिपरेशन पे भरोसा दिखाना है, जो आपने अब तक एफर्ट्स दिए थे उनको कंटिन्यू करना है या फिर एफर्ट्स को बढ़ाना है। ये टाइम होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एकदम लास्ट मोमेंट पे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, थोड़ा हेजिटेशन होने लगता है कि हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो बी कॉन्फिडेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा दिखाना है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एफर्ट्स। एंड अगर आपने राइट मेहनत की है और आप कामली अगर अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपका प्रीलिम एग्ज़ाम हो जाएगा। सो कीप दिस इन माइंड, मैक्सिमम एफर्ट दीजिए विदाउट बर्निंग आउट एंड डू योर बेस्ट इन योर प्रीलिम्स। देन नेक्स्ट, मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि OMR को फिल करने की एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या होगा, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाएं और फिर आपको OMR भरने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है और फिर कोई ना कोई मिस्टेक कर दें आप, क्या तो रोल नंबर भरने में या फिर कोई और चीज़ भरने में, अपना जो हमें जो सेट है वो भरना होता है और फिर जो आंसर्स हमें मार्क करने होते हैं वो। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, OMR की प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे रोल नंबर भरना है कामली। आप 2-4 बार, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका हॉल एडमिट कार्ड आ गया होगा, मुझे पता नहीं एडमिट कार्ड आया नहीं है, अगर एडमिट कार्ड आ गया है तो अपना रोल नंबर भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा एकदम से कुछ नई चीज़ ना लगे अगर एग्ज़ाम हॉल में जाके, और आप अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होंगे इन चीज़ों को लेके। देन एटलीस्ट 1 वीक बिफोर प्रीलिम आपकी हर चीज़ जो आपको प्रीलिम एग्जाम में रिक्वायर्ड है वो रेडी होनी चाहिए। जैसे कि ब्लैक पेन हो, मल्टीपल ब्लैक पेन कैरी कीजिए, एडमिट कार्ड अपना प्रिंट आउट लेके कैरी ऑलरेडी रख लीजिए 1 वीक पहले। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले एडमिट कार्ड के लिए भाग रहे हैं। आपका जो ID कार्ड आपने फॉर्म भरने के टाइम पे सबमिट किया है वो रेडी कीजिए। तो आप ऐसे जो चीज़ें आपके रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 1 वीक बिफोर प्रीलिम आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए। आपका बैग, फोल्डर या जो भी है, आपको अगर ये पैड लगता है एग्ज़ाम टाइम पे तो वो रेडी कर लीजिए। हर चीज़ आपकी 1 वीक पहले रेडी नहीं रहनी चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा कि आपकी चीज़ें रेडी नहीं है, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आपको डाउट है तो आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में क्या है। एंड वैसे जो आपका एडमिट कार्ड है उसके पीछे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये मेरा लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी रहेगी। कुछ भी नया मत पढ़िए, सिर्फ जो आपने अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, जितना हो सकता है उतने बार रिवाइज़ कीजिए। एंड कुछ भी नया मत पढ़िए। नाउ कमिंग टू CSAT स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अब आपको CSAT के लिए क्या करना है। मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको CSAT कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। मुझे ये लगता है कि इवन लास्ट ईयर जो डेवास्टेशन हुआ था CSAT की वजह से, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर टाइम मैनेजमेंट का था। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जो लोग जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो वो टाइम का ट्रैक नहीं रख पाते। एंड स्पेशली जो लोग मैथ्स में थोड़े अच्छे हैं, जिन लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं अपना, कि उनका एंड में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का टाइम ही नहीं बचता है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि इजी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का टाइम ही नहीं बचता। एंड उनका इसकी वजह से नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ही कम हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू क्लियर CSAT। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों का CSAT क्लियर क्यों नहीं होता है। मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। क्योंकि मेरे साथ ये खुद होता था, अगर स्पेशली ये उनके साथ होता है जो मैथमेटिक्स में थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको क्वेश्चंस आते हैं बट
अगर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो ऐसा है कि आप बाद में जो लॉजिकल रीजनिंग के या फिर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के या फिर अगर आप हिंदी में करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन के जो इजी क्वेश्चन है उनको भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता और उनको भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं एंड अल्टीमेटली उनके अटैम्प्ट्स कम रह जाते हैं। तो टाइम का आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे करना है ये मैं 3-4 जो नेक्स्ट पॉइंट आएंगे उनमें बताऊंगा। सो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि आप डिसाइड कीजिए पहले आप मैथमेटिक्स करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग करेंगे या कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। मैं कैसे करता था, मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के जो ईजी क्वेश्चंस हैं वो ढूंढता था, सबसे छोटे क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के होते थे। सो मैं पहले इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन नहीं करता था, सबसे पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उठाता था एंड उनको सॉल्व करता था। जैसे ही कोई भी मेरे को डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता था मैं उसको स्ट्रेट अवे स्किप कर देता था। मैं उसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था उसको पढ़ने में, सॉल्व करने की कोशिश में नहीं। जैसे ही मुझे लगता था ये मेरे लिए टफ है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जो चीज़ें मेरी वीक थी, जो सब्जेक्ट मेरा वीक था, मैं उसके क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाता था, उसमें उसको पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम है, वर्क टाइम है, कैलेंडर है, जो जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे उनके जो इजी क्वेश्चंस थे मैं उनको फटाफट सॉल्व करता था। फिर लॉजिकल रीजनिंग के जो जैसे टेबल वाले, रिलेशन वाले कि मॉम डैड और ये वो जो फैमिली रिलेशन वाले होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग वाले, उसमें जो इजी क्वेश्चन मैं उनको फटाफट सॉल्व कर देता था। तो मेरा टारगेट रहता था कि मैं मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी ईजी क्वेश्चन हैं वो मैं 45 मिनट्स में सॉल्व करूँ। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन मेरा थोड़ा ये था, स्ट्रॉन्ग था, हमेशा से ही मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मैं उसमें देन उसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था। उसमें भी मैं क्या करता था, पहले जो छोटे पैराग्राफ्स हैं, कई बार ऐसा होता है छोटे पैराग्राफ में भी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है और उसके एंड में एक ही क्वेश्चन होता है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देता था फॉर द टाइमिंग, और जो छोटे पैराग्राफ्स रहते थे, ईजी पैराग्राफ रहते थे जिसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्व करता, या फिर छोटा पैराग्राफ है और उसमें एक ही क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व करता था। तो मैं सारे फटाफट एक बार पहले 45 मिनट्स में जो मैंने मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के इजी क्वेश्चंस कर लिए, मैक्सिमम 45 मिनट्स बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आता था, उसके सारे जितने भी ईजी और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं फटाफट वो अटैम्प्ट करता था। फिर मैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के जो लेंदी क्वेश्चन थे जिनमें बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए वो सॉल्व करता था। उसके बाद जो मेरे अगर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एक बार पूरा अटैम्प्ट हो जाता था, देन जो मेरा टाइम बचता था मैं वो फिर लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं और टफ क्वेश्चंस हैं मैं उनको सॉल्व करने में टाइम अपना लगाता था, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम चला गया कि मैं ईजी क्वेश्चन मिस आउट हो जाए। तो मैं वापस रिपीट करूँगा, टाइम मैनेजमेंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। शुरू के 45 मिनट्स में मैं जो करता था, मैं मैथ्स के और लॉजिकल रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन फटाफट अटैम्प्ट करता था। उसके बाद मैं सिंपल क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करता था। उसके बाद मैं लेंदी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करता था। उसके बाद फिर मैं सेकंड आइट्रेशन में, क्योंकि मैं फर्स्ट आइट्रेशन में जितने भी टफ क्वेश्चन है उनको मैं छोड़ चुका होता था, उनको मैं पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। सेकेंड आइट्रेशन में मैं टफ क्वेश्चंस की तरफ जाता था जो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के, अगर मुझे वो अटैम्प्ट करने, ये मैं करता था। फिर थर्ड पॉइंट है कि आपको यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द 3 सेक्शंस ऑफ सीसैट। हमें सबको पता है कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एक सेक्शन है, मैथमेटिक्स एक सेक्शन है और लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन है। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं 2020 का अटैम्प्ट दे रहा था, दैट वाज माय फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट। उससे पहले मैंने एक नॉन सीरियस अटैम्प्ट दिया था 2014 में। एट दैट टाइम आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। उस टाइम मैंने मार्कशीट भी अपने चैनल पे जब मैंने डिस्कस किए तो शेयर किए। मेरे 135 मार्क्स आए थे आई गेस आउट ऑफ 200 इसमें सीसैट में। तो मैं ये मानता था, तो जब मैंने 2014 में मैंने अटैम्प्ट किया था, तो जब मैं 2020 में अटैम्प्ट देना गया तो मैं मानता था कि मेरा तो सीसैट स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता था कि मेरा सीसैट आराम से हो जाएगा। बट मैंने ये ध्यान नहीं था मुझे कि हो सकता है कि जो सीसैट का क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ़ हो गया हो, क्या मालूम क्वेश्चन पेपर टफ़ बनाने लग गई यूपीएससी। ये मैंने कुछ एग्ज़ाम के 21 डेज़ पहले मैंने ये सोचा था यार ऐसा तो नहीं हो गया कि कहीं टफ़ हो जाए। नहीं तो मैं उससे पहले डिपेंडेंट होता था बिल्कुल अपने मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं क्वेश्चन। अगर आपने मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, उनका जो आंसर है तो वो है, तो आपको +2 होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। जबकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है।
इन स्पाइट ऑफ दैट बीइंग माय स्ट्रॉन्गर एरिया, लेकिन सब्जेक्टिविटी तो होती ही है उसमें। इसलिए मैं पूरा मेरा जो 2020 का अटेम्प्ट में मेरा जो पूरा फोकस था वो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग पे था, ताकि मैं शॉर्ट सॉल्व कर पाऊँ और शॉर्ट क्लियर कर पाऊँ CSAT। बट मैंने अराउंड 20-21 डेज पहले मेरे को डाउट आया, यार पहले मैं इतना अच्छा स्कोर कर चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अभी भी उतना ही लेवल का पेपर आया, क्या मालूम CSAT टफ हो गया हो। तो मैंने क्या किया, तब मैंने PYQ सॉल्व किए CSAT के, तो भी मैं कंफर्टेबली क्लियर कर रहा था। बट मैंने देखा कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स थोड़ा टफ हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया यार ऐसा ना हो कि कहीं धोखा हो जाए कि मैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के डिपेंड होके पूरा चला जाऊँ, और उसके बाद मुझे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल अटेम्प्ट ही ना करूँ, कहीं ये बैकफायर ना कर जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले 3-4 सालों के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो PYQs हैं, मैंने UPSC की वेबसाइट से CSAT का पेपर डाउनलोड किया, एंड जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है वो मैंने सॉल्व किए। तो सॉल्व करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, बिकॉज आई कुड कंफर्टेबली सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, एंड जब मैं एग्ज़ाम में देने गया, यू वोंट बिलीव, जब मैं 2020 का एग्ज़ाम देने गया, मेरे साथ वही हुआ कि जो मैथमेटिक्स और जो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो टफ़ आए मेरे लेवल से, जो मैंने मान के गया था उससे ज़्यादा टफ आए एज़ कम्पेयर टू 2014 का। अगर आप पेपर चेक करोगे तो बहुत ही ईजी आता था, इसलिए मैं 135 स्कोर कर पाया। उस टाइम लोगों ने 180 190 भी स्कोर किया आउट ऑफ 200, इतना ईजी पेपर आता था 2013-14 में। तो मेरे साथ वही हुआ 2020 के एग्ज़ाम में, एंड आई थैंक माई सेल्फ एंड आई थैंक गॉड कि मैंने 20 डेज़ पहले ये किया कि मैंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन CSAT से सॉल्व किया PYQ से, एंड उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम हॉल में देखा कि मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग टफ आ गया है 2020 के अटेम्प्ट में, तो मैंने आई स्विच्ड माई स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम हॉल में ही, एंड मैंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे पूरा फोकस किया। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो ईजी थे। आई गेस मैंने जितने भी 24-25 आते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे अटैम्प्ट किए थे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, एंड आई कुड क्लियर माई CSAT बिकॉज ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, नॉट मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड यही स्ट्रैटेजी मैंने फिर उसके बाद 21, 22 एंड 23 अटैम्प्ट में फॉलो किए। इसलिए हर बार आप देखोगे कि मैं कंफर्टेबली CSAT क्लियर कर पाता था, क्योंकि मैं तीनों सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। तीनों सेक्शंस के इजी क्वेश्चंस पहले करता था, फिर मैं टफ क्वेश्चंस करता था कॉम्प्रिहेंशन के। एक बार पूरा वो हो जाने के बाद फिर मैं मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के टफ क्वेश्चंस पे आता था। तो ऐसे आपको हर टॉपिक को, हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, तभी आपका CSAT क्लियर हो पाएगा। अगर आप एक को भी नेग्लेक्ट कर देंगे तो इट कैन कॉस्ट यू हैवीली। देन कमिंग कि कितने आइट्रेशन, मेरे हिसाब से जैसे CSAT का पेपर जितना लेंदी हो गया है, इवन GS का पेपर जितना लेंदी हो गया है, वो 2 आइट्रेशन से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपके पास टाइम नहीं होगा। सो यू शुड ट्राई टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस इन 2 आइट्रेशंस। दैट मीन्स आपको पहले आइट्रेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं जब 2020 का अटेम्प्ट दे रहा था तो मैंने ये देखा था कि मेरा ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका था, बट क्योंकि मैं अटेम्प्ट करने से घबरा रहा था तो मैंने शुरू के 1 घंटे में सिर्फ अराउंड 12 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे, जो मैंने बबल की फुल किए थे। उससे क्या हुआ, मेरे को जितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे वो भी मेरे को सेकंड आइट्रेशन में वापस से पढ़ने में टाइम वेस्ट करना पड़ा। तो ट्रस्ट मी, मेरे पास हर बार 2020, 21 और 22 एंड 23 चारों साल मेरे पास GS में भी टाइम की कमी रही थी, CSAT में नहीं। GS और CSAT दोनों में ही मेरे को लगता है कि 2 आइट्रेशन से ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मैक्सिमम 3 आइट्रेशन दे पाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 2 आइट्रेशन को ही मान के चलना चाहिए। एंड आपको फर्स्ट आइट्रेशन में अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, मेरे हिसाब से 25 to 30 क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेम्प्ट कर देने चाहिए, GS में भी एंड CSAT में भी। ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। अगर आपका इजी क्वेश्चन पेपर आया तो आपको थोड़े ज़्यादा करने चाहिए, नहीं तो बाद में आपको सेकेंड आइट्रेशन में टाइम की बहुत कमी हो जाएगी, एंड देन यू विल स्टार्ट टू पैनिक, एंड ईजी क्वेश्चंस भी आप गलत करोगे। तो फर्स्ट आइट्रेशन में बबल मार्क करते टाइम घबराना नहीं है। फर्स्ट आइट्रेशन में जितने भी क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट आंसर आता है उसको वहीं पे मार्क कीजिए, देन एंड देयर। आपको बाद के लिए छोड़ना नहीं है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाता, नहीं यार मैं सेकेंड राउंड में आऊँगा, इस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ूंगा और फिर इसका आंसर मार्क करूँगा। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। आपका जो आता हुआ क्वेश्चन है, जो आपको शॉर्ट आंसर है, उसको देन एंड देयर मार्क कीजिए अपने OMR शीट में, और बाद के आइट्रेशन के लिए मत छोड़िए, नहीं तो बाद में आपको एंड में पैनिक होएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब हम बबल भरते थे तो मैं जब अटेम्प्ट करता था क्वेश्चन, तो जैसे अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, अगर मुझे उसका शॉर्ट आंसर आता है तो मैं उसका तभी बबल भर देता था। मैं बाद के लिए एक साथ बबल नहीं भरता था। कुछ लोग होते हैं जो एक साथ 5-5, 10-10 क्वेश्चन या फिर बाद में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बबल भरते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर बबल भरते टाइम आपकी एक भी गलती हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो बहुत ही भारी नुकसान हो जाता है। इट कैन कॉस्ट यू हेवीली।
एंड इट कैन कॉस्ट यू योर 1 ईयर। आपका अटेम्प्ट पूरा ख़राब हो सकता है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मेरे हिसाब से जो राइट स्ट्रैटेजी इज़ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट आता है तो आप सेम टाइम उसका बबल फिल कीजिए आपकी ओएमआर शीट में, बाद के लिए मत छोड़िए। देन जैसे कि मैंने बताया कि डुएबल हैं, लेकिन लेंदी क्वेश्चन से ये आपको एंड के लिए रखने हैं। स्टार्टिंग में ही आपको लेंदी क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है। पहले ही आपको इजी और शॉर्ट क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना है ताकि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाएं और आपको एंड में स्ट्रेस ना आए और आप पैनिक ना करें। उसके बाद आप फिर ठंडे दिमाग से जो ऐसे क्वेश्चन डुएबल हैं लेकिन लेंदी हैं, जो बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चंस हैं बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे तो पैराग्राफ पढ़ने में या फिर आपको मैथ्स सॉल्व करने में, या लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं जो जैसे टेबल वाले या मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, उसमें थोड़ा टाइम लगता है बट वो डुएबल क्वेश्चंस हो। इनको आपको एंड में करना है ताकि आप काम दिमाग से, ठंडे दिमाग से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, आप पैनिक ना करो एंड में। एंड जो 6 पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी भी मोमेंट पे अपना काम लूज़ नहीं करना है। चाहे पेपर टफ़ आया हो चाहे इजी आया हो, टफ़ आया तो सबके लिए आया है, इजी आया तो सबके लिए आया है। तो टफ़ एग्ज़ाम आया है तो वही लोग क्लियर करेंगे जो अपना माइंड एकदम काम रखेंगे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको हमेशा आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपका माइंड एकदम काम होना चाहिए। यू डोंट हैव टू लूज़ योर काम, यू डोंट हैव टू लूज़ योर माइंड। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, एकदम ठंडे दिमाग से। कितना भी टफ क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन पेपर आया हो, कितना भी ईजी आया हो, सबके लिए आया है, सेम आया। तो जैसी अगर आपकी हालत ख़राब है तो सबकी हालत ख़राब है। आई रिमेंबर इस बार जब सीसैट का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आया, लेकिन मैंने माना कि ये सिर्फ मेरे लिए टफ़ नहीं है, सबके लिए टफ़ है। तो ये अगर सब इतने 12-13 हज़ार लोग करेंगे तो मैं भी करूँगा। सो यू शुड कीप योर माइंड कूल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट्स हैं आप मुझे बताइए। मैं इसके बाद 1-2 अपने जो सीसैट के जो मेरे क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं वो भी सॉल्व करके बताऊँगा। कैसे मैंने 23 का और 22 का मैं स्पेशली डिस्कस करूँगा, उसको रियल टाइम सॉल्व करके। उसमें मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का तो मैं सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू टेल यू कि मेरे को कैसे आता था, क्यों आता था, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को आता था। बस मैं आपको एक आई जस्ट स्किम थ्रू सीसैट पेपर एंड मैं बताऊंगा। एंड हो सके तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी होती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस में। उनको मैं कुछ क्वेश्चंस को जो इजी क्वेश्चन उनको सॉल्व करके बता दूंगा कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस था उनको सॉल्व करने। क्योंकि मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में सॉल्व करने का कुछ नहीं है। अगर आपने मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप सीसैट में सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं किया हो तो आप नहीं कर पाएंगे। सेम गोज़ फॉर कॉम्प्रिहेंशन, बट मैं फिर भी 1-2 क्वेश्चंस फटाफट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करके बताऊंगा कि मैंने कैसे अजम्पशंस लिए एंड क्योंकि उसमें एम्बिग्विटी रहती है इसलिए मैं सॉल्व करके बताऊंगा। एंड इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एंड मैं उसके स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा एंड मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। एंड मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, अगर आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो जिसमें मेरा फेस भी आए, बट समहाउ मैं अपने आईपैड पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अपने फेस के साथ। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू नो हाउ टू मेक अ वीडियो विद योर फेस पिक्चर इन पिक्चर करके एक आईपैड में, तो डू लेट मी नो। अगर वो आपको मैकबुक में आता है तो वो भी शेयर कर सकते हो, मेरे पास वो भी है। अगर आपको विंडोज़ के लैपटॉप पे आता है तो वो भी, अगर आपको जिस भी तरीके से ऐसा आता है हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोज़ विद योर फेस, सो आई वुड लव टू मेक वीडियोज़ विद माई फेस बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। अगर आपको आता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल बी रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच।